डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज उन बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में। भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार को लेकर जबरदस्त रूप से पूरे देश में चर्चा है। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इस बार भाजपा ने शानदार एक तरफा जीत कह सकते हैं हासिल की है। 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अगर बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो बिल्कुल निसंदेह पीएम नरेंद्र मोदी को इसके लिए मैन ऑफ द मैच माना जाएगा, क्योंकि उनकी छवि और गारंटी के चलते भाजपा को दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता मिली है। भाजपा अब इस सीएम चेहरे पर मंथन कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका दौरे के बाद सीएम का नाम यहां पर तय हो सकता है। वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने हार के बाद अपने विधायकों के साथ बैठक की और आने वाले समय के लिए योजना बनाई। बैठक के बाद आपके विधायकों ने कहा कि वे भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि आखिर जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया, भाजपा को क्यों चुना। अगर कोई पार्टी अपनी गलतियों से नहीं सीखती तो वह इतिहास बनकर रह जाती है। अतिशी, जो कालकाजी सीट से विधायक है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को जनता की सेवा में पूरी तरह से समर्पित होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के वादे का जिक्र किया कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का भाजपा ने वादा किया है और ये पैसे मार्च से हर महिला के खाते में आने शुरू होंगे। आतिशी ने कहा कि उनकी पार्टी इस वादे को पूरा करवाएगी। अब आपको हम बताते हैं कि आपकी हार के जो कारण हैं उसको हम अगर एक नज़र से देखें तो क्या कारण है उसको हम बताना चलते हैं और आपको बताते हैं कि हार के कारण गिनाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें से प्रमुख कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन की हार बताती है कि शराब घोटाले को मतदाता पचा नहीं पाए और अरविंद केजरीवाल के ईमानदार सरकार के दावे को मतदाताओं को निराशा हुई और भाजपा के पक्ष में वोट कर मतदाताओं ने अपना रोष जताया और बताया कि सिर्फ ईमानदार दिखने से काम नहीं चलेगा, ईमानदार की तरह व्यवहार भी करना पड़ेगा। और इसको लेकर जो दिल्ली का मतदाता है वह पूरी भाजपा की जो ऊपर की टीम थी, जिन्हें शराब घोटाले के आरोपों में जेल में हवा भी खानी पड़ी थी, से नाराज थे और सभी को उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में मत ना देकर उनको हार का मुख दिखाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास को शीश महल कहकर भाजपा ने खूब हवा दी। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी के मुख्यमंत्री के गढ़े गए साधारण आदमी के किरदार की छवि को शीश महल में रहने वाला आदमी बता बताकर उनकी छवि को धूमिल किया। इन सब का परिणाम हुआ कि आप बुरी तरीके से यहाँ पर हारी और मात्र 22 सीटों तक सिमट कर रह गई। आपको बता दें कि 2020 में 53.6 वोट प्रतिशत लेकर 62 सीट जीतने वाली आम आदमी जो पार्टी है, 2025 में सिर्फ 43.57% वोट पर ही सिमट गई। आपके 37 में से सिर्फ 15 सिटिंग विधायक ही जीते, बाकी सभी हार गए। इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों में आपके कामकाज को लेकर काफ़ी नाराजगी थी। जिन विधायकों ने अपने क्षेत्रों में काम किया
वही जीत पाए। इस बार आपके 33 नए उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 ही जीत कर सामने आए, जो यह दर्शाता है कि लोगों ने आप और उनके कामकाज को पसंद नहीं किया। अगर आपने कांग्रेस से गठबंधन किया होता तो शायद परिणाम कुछ डिफर होते, शायद वह सरकार बना सकती थी। 2025 चुनाव में आपको 43.57 और कांग्रेस को 6 से ऊपर प्रतिशत वोट मिले। दोनों के वोट मिलाकर कुल 50% के आसपास वोट होते हैं, जबकि भाजपा के 45.45% ही वोट मिले। इस तरह अगर केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया होता तो उनकी पार्टी के लिए स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन केजरीवाल ने यह मानते हुए कांग्रेस से दूरी बनाई कि गठबंधन से उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस का संयुक्त वोट प्रतिशत 42.53% था। हालांकि लोकसभा के चुनाव आपको पता है कि पूरी देश की समस्याओं के हिसाब से होता है और जनता इसी हिसाब से अपने मतों का प्रयोग करती है और वो किसी बड़े राष्ट्रीय पार्टी को ही अपना मत देती है। लेकिन केजरीवाल यह समझ नहीं पाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भिन्नता होती है, क्योंकि यहाँ की समस्याएं भिन्नता होती है। बहरहाल कांग्रेस से गठबंधन ना कर आप पार्टी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर एक तरफा जीत कर सामने आई है, क्या अरविंद केजरीवाल के लिए और उनकी प्रमुख टीमों के लिए, जिनका शराब घोटाले में नाम है, मुसीबतें बढ़ सकती हैं? क्या सरकार में आते ही भाजपा उन सब फाइलों पर दोबारा से जांच शुरू कर सकती है? आपको हम बता दें कि जैसे ही चुनाव आप पार्टी हारी, वैसे ही एलजी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को सील करवा दिया है। जी हाँ, उन्हें यह अंदेशा है कि यहाँ पर जो फाइलें पड़ी होंगी उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं, इसीलिए हो सकता है उन्होंने यह काम किया होगा। और यह स्पष्ट मंशा दिखाता है भाजपा का कि वो किसी भी तरीके से आप पार्टी के गुनाहों को बख्शने वाली नहीं है। अगर गुनाहों के कुछ चीज़ें फाइलों में मिलती हैं तो निसंदेह यह मान के चलिए कि जिस तरीके से एलजी ने कार्रवाई की है, आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। इसी कड़ी में अगली जो बड़ी खबर है वह नक्सलवाद को लेकर है। आपको बता दें कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित भारत से नक्सलवाद को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने के गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस ने कमर कस ली है। सेना की जबरदस्त कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के डर से बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो कई नामी नक्सली सेना के फोर्सेस से, पुलिस के दबाव से, पुलिस की मुठभेड़ से मारे जा चुके हैं। सरकार जहां कठोरता से नक्सलियों से निपटने के लिए हमलावर है, तो वहीं नक्सलियों के पुनर्वास के साथ ही मैदान छोड़कर भाग गए नक्सली गांव में सरकार स्कूल खोल रही है, विकास के काम करवा रही है, नक्सलियों को घर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जा रही है। पुनर्वास के तहत नक्सलियों को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नक्सलियों के वेलफेयर के लिए सरकार काम कर रही है, ताकि से भटके हुए नक्सली मुख्य धारा में आ सकें और नक्सलियों का जो एक लाल आतंक जो कहा जाता है वह पूरे बस्तर ही नहीं पूरे भारत से उससे मिटा दिया जाए। इसको लेकर सरकार जहां नरम है, वहीं सरकार यह भी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि अगर आपने हथियार उठाए रखे तो अब आप बच नहीं सकते। यह सीधा सीधा मैसेज है माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह का। और इसी के तहत जो आर्म्स फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, वो घोर नक्सली इलाकों में घुसकर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बिल्कुल भी नहीं हिचक रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही
बीजापुर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक भीषण मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सलियों को फिर से मार गिराया है, जिनमें 11 महिलाएं भी शामिल थी। इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 2 अन्य सैनिक जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस एक साल में फरवरी 2025 तक राज्य में हुई मुठभेड़ों में 50 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक हुई मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को ढेर किया है। नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से नक्सल विरोधी अभियान में तेजी आई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक राज्य को और पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी नागरिक को अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर में 31 नक्सलियों को मार गिराने के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद की है पुलिस ने। भाजपा की सरकार के बाद नक्सल प्रभावित गांव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले बंदूकों की आवाज़ें सुनाई देती थी, अब वहां स्कूलों की घंटियां गूंज रही हैं। यह बदलाव केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहल से संभव हुआ है। सीआरपीएफ ने नक्सल प्रभावित 4 गांवों में प्राथमिक स्कूल स्थापित किए हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य स्थानीय लोगों तक शिक्षा पहुंचाना है और उन्हें नक्सलवाद से दूर रखना है। छत्तीसगढ़ के दुलेर, मुकरा, कोंडा, टेकलीगुडिया और पूर्ववर्ती गांव में सीआरपीएफ ने गुरुकुल स्थापित किए। इन गांवों को पिछले साल तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यह पहल नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ गांव में सकारात्मक बदलाव ला रही है, जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षा और विकास का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद, जिसे लाल आतंक कहा जाता था, जिसको सुनकर जो छत्तीसगढ़ के दूर इलाकों से बैठे हुए लोग हैं, दिल्ली, बॉम्बे के लोग हैं, उनको ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से इस कदर प्रभावित है कि वहाँ पर किसी भी तरीके के काम को करने से पहले नक्सलवाद की जो खौफ है उससे भिड़ना होगा। और इसी के चलते बहुत सारे विकास कार्य छत्तीसगढ़ में नहीं होते थे और छत्तीसगढ़ को लेकर लोगों के मन में, दिलों में एक अजीब तरीके का खौफ था, जो अब भाजपा सरकार आने के बाद और जिस तरीके से अमित शाह ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, उसको देखते हुए अब महसूस हो रहा है कि नक्सलवाद जो पूरे बस्तर में लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ था, अब सिमटते जा रहा है और सिमटते सिमटते इतना ज़्यादा सिमट चुका है कि जहां घोर नक्सली इलाके में जहां लोग जाते नहीं थे, अब वहां पर सड़कें बन रही हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं। स्थानीय लोगों को में विश्वास जगाया जा रहा है कि सरकार आपके साथ है, आपके विकास कार्यों से वह पीछे नहीं है। और इसी मंशा को लेकर सरकार घोर नक्सली क्षेत्रों में, जहां से उन्होंने नक्सलवाद को खदेड़ दिया है, नक्सलियों को खदेड़ दिया है, वहां स्कूल जैसे और अन्य विकास के कार्य बहुत ही सुचारू तरीके से किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को जो नक्सल के प्रभाव से डरे सहमे से रहते हैं, उनके मन में ऐसा विश्वास जगाया जाए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अब आपको नक्सल से, नक्सलवाद से, नक्सलियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से सरकार यह काम कर रही है, उसे देखकर यह लगता है कि सरकार वाकई घोर नक्सली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के मन में एक विश्वास की बात जमा रही है, एक विश्वास उनके दिलों में पैदा करने में सफल हो रही है कि वाकई सरकार उनके साथ है और नक्सली अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसी को लेकर अब सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है।
आज की जो अगली बड़ी खबर है वह पीएम मोदी के होने वाले दौरों को लेकर है। जी हां, पीएम मोदी 10 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक के विदेश दौरे पर हैं। सबसे पहले 10 तारीख को यानी कल वो जाने वाले हैं फ्रांस। उसके बाद वहां से 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। इस दौरे से पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और कहा कि वह अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए उत्साहित है। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे, खासकर व्यापार, तकनीकी, रक्षा, ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में बदलाव की पूरी उम्मीद है, समझौते की पूरी उम्मीद है। एक दूसरे को टेक्नोलॉजी देने की बात पर भी चर्चा होगी। मोदी ने यह भी कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे और मधुर रिश्ते बने थे और अब यह सहयोग और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यह दौरा भारत अमेरिका के रिश्तों में और प्रगति करने का एक अच्छा मौका होगा। इस समय अमेरिका ने भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है और भारतीय प्रवासियों से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे भी हैं, जिन पर इस दौरे के दौरान बातचीत की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए नए निवेश के अवसरों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, जैसा कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमों में हुआ था। इस मुलाकात में मोदी भारत की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के बारे में ही बात कर सकते हैं। यह दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाने का अहम कदम साबित हो सकता है। रक्षा सहयोग और हथियारों की खरीद पर भी बात हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने की योजना है। मोदी और ट्रंप के बीच इस विषय पर गहराई से चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई रक्षा समझौते हो रखे हैं। ऐसे में इन समझौतों का विस्तार पर भी चर्चा संभव है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान हथियारों की खरीदी, सैन्य सहयोग और आतंकवाद से निपटने पर भी बातचीत होगी। आपको बता दें कि इस समय मोदी का जब यह दौरा होने वाला है, तो आपको बता दें कि ट्रंप ने जब शपथ ली थी उसके बाद 4 देशों के प्रमुख ट्रंप से मिल चुके हैं और अब मोदी की बारी है। और कहा जाता है कि जिस तरीके से मोदी और ट्रंप के बीच एक दोस्ताना रिश्ता रहा है, उस दोस्ताना रिश्ते में जो 5 साल का गैप हो गया था ट्रंप के चुनाव न जीतने की वजह से, उस पर जो धूल जम चुकी है, मोदी उसे फिर से झाड़ेंगे और अपने रिश्ते को, अपनी दोस्ती को फिर से चमकाएंगे, ताकि से भारत और अमेरिका का जो संबंध पहले जैसा एक मजबूत संबंध था, एक विकास के लिए अमेरिका जैसे भारत को सहयोग करता था, भारत के सैन्य क्षेत्रों में जैसे सहयोग करता था, उसी तरीके से अन्य व्यापारिक मामलों में, सैनिक मामलों में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। ऐसा इस दौरे के दौरान निकल कर आएगा, ऐसी संभावना राजनीतिक चर्चों में, हलकों में ऐसी चर्चा है। हालांकि क्या निकल कर आएगा यह तो अभी समय के गर्म है, लेकिन यह तय है कि यह दौरा भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नया रिश्ता देगा, एक नई गाढ़ी दोस्ती की ओर ले जाएगा, ऐसी संभावना है। आज के चर्चा में बस इतना ही। अन्य किसी दिन इसी तरह किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे चर्चा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।